नमस्कार दोस्तों। ये अपनी एनसीईआरटी की बुक चल रही है। एनसीईआरटी की कक्षा 9 की ज्योग्राफी की सत्र 2024-25 की। ठीक है, तो अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया, जिला तक। अब यहाँ से शुरू करेंगे, तो एक बार देख लेते हैं कि भाई अपने क्या क्या पढ़ा है। आएगा समझ में? ये है भाई, पाठ का नाम है अपवाह। ठीक है, अपवाह है। जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। आ सकता है, बताइए अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं? ये जल विभाजक है, ठीक है ना। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है। भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? गंगा की। भारत में अपवाह तंत्र जब कितने भागों में विभाजित किया है? 2, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। इसके बाद में हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इनमें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की 2 मुख्य नदियाँ हैं, एक तो सिंधु है, दूसरी ब्रह्मपुत्र। पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गाजों का निर्माण किया है। हिमालय की नदी अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग में उत्तरी भाग में तीव्र अपरदन क्रिया। ये पूछा जा चुका है कि भाई गाज कहाँ मिलते हैं। भारी मात्रा में सिल्ट व बालू का संवहन करती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ बिसर्प, घोघरू झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपित आकृतियों का निर्माण करती है। ठीक, इसके बाद में हिमालय की नदियाँ, और ये क्या है? नदी की विभिन्न अवस्थाएं। नदी का स्रोत, ऊपरी भाग, मध्य भाग और विसर्प, घोघरू झील ये है, विसर्प ये है, घोघरू, विसर्प, घोघरू, विसर्प और निचला भाग डेल्टा सिंधु नदी तंत्र है ना। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। कहाँ से है? तिब्बत में है। और इस भाग में बहुत ही सुंदर दर्शनीय कार्य का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियां हैं जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा। ये क्वेश्चन आ चुका है, श्योक किसकी सहायक नदी है? ठीक है, जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। सिंधु नदी जल समझौता संधि के अनुच्छेदों, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 के अनुसार भारत इस नदी परिक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान है दक्षिण पश्चिम। गंगा नदी तंत्र, भागीरथी। गंगा की मुख्य धारा कौन सी है? भागीरथी। गंगोत्री हिमानी से निकलती है, भागीरथी है ना। किससे निकलती है? गंगोत्री से। तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। तथा अलकनंदा ये भी क्या है? ये भी धारा है, अलकनंदा। है बात समझ में? मुख्य धारा भागीरथी है जो गंगोत्री से निकलती है। अलकनंदा भी एक धारा है जो उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है, हरिद्वार के पास। फिर
सहायक नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है, कोई दिक्कत नहीं है। यमुना यमुनोत्री यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बढ़ती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। आई बात समझ, पढ़ चुके हैं इनको अपन। नमामि गंगे एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्यों प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। आप इस परियोजना के बारे में जानकारी निम्न वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम। भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में। मुख्य नदियाँ और झीलें वेवनाथ झील, कावेरी नदी, फिर पुलिकट झील, कावेरी, कृष्णराज सागर झील, तुंगभद्रा नदी, लिंगमकिम झील, फिर कोलारू झील, नागार्जुन सागर, कोलारू और नागार्जुन, फिर कृष्णा नदी, फिर निजाम सागर, गोदावरी है, गोदावरी के ऊपर पैनगंगा है जैसे मिल रही है, इधर आ रही है। पश्चिम से पूर्व बह रही है इधर, और ये जो है ना तापी और नर्मदा, ये पूर्व से पश्चिम बह रही है ना। तापी, नर्मदा, महानदी, चिल्का झील, फिर ये देख ले सिंधु नदी, भूलर झील, सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, ब्यास, गोविंद सागर है ना भाई, और यमुना, ये यमुना है, ये गंगा है। चंबल नदी यमुना में मिलती है। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर बांध, चंबल नदी, बेतवा नदी। राजस्थान में 3 बांध है चंबल नदी पे। सबसे पहले आएगा राणा प्रताप सागर, है ना, फिर शायद जवाहर सागर, फिर कोटा बैराज, ऐसे है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है ना, फिर घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, सोन नदी, गंगा नदी है ना, गोविंद वल्लभ पंत सागर, फिर ये बांग्लादेश है। ब्रह्मपुत्र को चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है, और गंगा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, और असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। लोहित इधर से आके मिलती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक, आई बात समझ में। बूलर झील, आगे चलते हैं। चिल्का झील, महानदी में चिल्का झील। उड़ीसा, कोलारू, पुलिकट, वेवनाथ। आगे चलते हैं, कुछ छूटा थोड़ी है, कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय उच्चभूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा तथा सोन। ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इनकी लंबाई कम तथा इनकी पानी की मात्रा भी कम होती है। दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ जल के परिपूर्ण होकर गंगापुर दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यहाँ गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है।
यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी, हुगली, जो इसकी एक वितरिका है। भागीरथी, हुगली दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्यधारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। लेकिन वो बात तो तेरी सही है, लेकिन ये देखें, यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बट जाती है, भागीरथी और हुगली, जो इसकी एक वितरिका है। दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होती बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। फिर मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। वैसे पढ़ चुके हैं इन सबको अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना। और 2500 अम्बाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई 1800, 300 मीटर, 6 किलोमीटर में 1 मीटर ही है। ढाल 6 किलोमीटर में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र 77-57, युवाकार, दिहांग, दिबांग लोहित कैनाल इसकी सहायक नदी है। दिबांग लोहित कैनाल। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। जमुना, ये न जमुना और मेघना ये कम कंफ्यूज कर रहा है। यमुना तो यमुना तो अपने है यमुना, आई समझ में। और मेघना गंगा को कहा जाता है, समुद्र से पहले गिरने से पहले बांग्लादेश में। और जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में। और तिब्बत में सांगपो। आगे चलते हैं। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। सभी इम्पोर्टेंट है, हर एक अक्षर याद होना चाहिए। नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है। यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिम घाट से पश्चिम में बढ़ने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा और ताप्ती दो ही बड़ी नदियां हैं, ठीक है ना। ये पश्चिम घाट से पश्चिम में बहती है। ये क्वेश्चन आ चुका है। ज्वार नदमुख का निर्माण कौन करती है? नर्मदा। नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत ही दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गार्ज में बहती है तथा जहाँ यह नदी तीव्र ढाल में गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। आप इसके बारे में वेबसाइट से जान सकते हैं। तापी द्रोणी, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। किसमें है? मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। तापी। अरब सागर तथा अब ये इतना सही तो रहा है, यहाँ से झील आ जाएगी, यहाँ से झील आ जाएगी। हाँ तो देख लेते हैं इनको क्या जा रहा है। तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले, कहाँ से? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिम घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। एक मिनट, यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है,
लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। उन्हें कहाँ से? बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से। बताइए तापी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिम घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है? पश्चिम की ओर बहने वाली साबरमती, माही, भारतपूजा, पेरियार। उन राज्यों के नाम बताए जाएंगे नदी। पेरियार तो केरल में है, साबरमती गुजरात में है, माही राजस्थान में है। माही हाँ राजस्थान में ही है शायद, या फिर गुजरात। मुख्य नदी कहाँ की है ये? शायद ये गुजरात की है। ये गुजरात से निकलती है, कुछ राजस्थान बहती है, फिर इधर से ऐसे आ जाती है, कुछ ऐसे आती है। बांसवाड़ा की जो कर्क रेखा उसको दो बार कौन सी नदी काटती है? यही काटती है, माही। गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के, ये क्वेश्चन आ चुका है, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है ना, पश्चिम घाट के। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका विभाजन सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वैनगंगा, पैनगंगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि बताइए वर्धा और प्राणहिता किसकी सहायक नदियाँ हैं? गोदावरी। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वैनगंगा, पैनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी है। बड़े आकार और विस्तार कारण दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी पूर्व दक्षिण गंगा है ना। महानदी। महानदी को कम देख ले यार, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। ये है गोदावरी नदी। पैनगंगा, पैनगंगा आई बात समझ में। ये इतना बड़ा एरिया है इसका, गोदावरी का। और महानदी ये है ना, जिसको पढ़ेंगे उड़ीसा। पश्चिम से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपार द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। कृष्णा द्रोणी। महाराष्ट्र के पश्चिम भाग में महावालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महावालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर महावालेश्वर
तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। कितने किलोमीटर बहती है? 1400। उद्गम स्थल कहाँ है? महाबालेश्वर। जैसे कृष्णा है ना, कृष्णा 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 में भी ये मात्रा आ रही है ना, और महाबालेश्वर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1400। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियाँ है। तुंगभद्रा है ना, कृष्णा, कोयना, कृष्णा, घाटप्रभा, कृष्णा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैलती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में। कावेरी द्रोणी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कूडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, पश्चिम घाट से ब्रह्मगिरी श्रृंखला से। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं अमरावती, भवाली, हेमावती तथा काबिनी। अमरावती है ना, भवानी, हेमावती, ये इसको ऐसे याद कर सकते हैं। कावेरी में ई की मात्रा ज़्यादा है ना। कावेरी, अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। ठीक, अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। और कृष्णा है ना, कृष्णा, कृष्णा में आ की ज़्यादा मात्रा है। कृष्णा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, भीमा, मूसी थोड़ी बहुत अलग है बस, ठीक है ना। जैसे इसका नाम ऐसे ही इसका है, तुंगभद्रा, कृष्णा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, भीमा, मूसी। भारत में है ना, अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में स्थित है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। और इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में। कर्नाटक में 2 होगी, तो एक तो कृष्णा होगी और एक कावेरी होगी, सही है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, सेकंड है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलौर तथा कोलार क्षेत्र को प्रदान की जाती है। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। जो विद्युत दी जाती है यहाँ पर कौन सी परियोजना है? जल विद्युत आई बात समझ में। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार क्षेत्र को प्रदान की जाती है। दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है शिव समुद्रम। प्रपात से उत्पादित विद्युत किसको दी जाती है? मैसूर को, है ना, कर्नाटक में है मैसूर, और बंगलौर को तथा कोलार क्षेत्र को प्रदान की जाती है। कोलार क्षेत्र है ना, इस पे ही तो बनी थी वो कौन सी मूवी, वो अरे वो साउथ की है यार, क्या नाम है उसका? याद नहीं आ रहा। मार धाड़ होती है उसमें ज़्यादा, और कोयला ही कोयला का सीन है, ठीक है ना। क्या नाम, वो हीरो का नाम वो है, वो 2 भाग आ चुके हैं उसके। चल छोड़ो ना। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती है। दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी तथा सुवर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अपने एटलस में उनकी स्थिति याद कीजिए।
दामोदर है ना, ब्रह्मानी, बैतरणी तथा स्वर्णरेखा। ये कहाँ है भाई? दामोदर है ना, दामोदर, ब्रह्मानी, दामोदर, ब्रह्मानी, बैतरणी तथा स्वर्णरेखा। दामोदर, ब्रह्मानी, बैतरणी तथा स्वर्णरेखा। अपने एटलस में की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। ये क्वेश्चन आ चुका है। 71 केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। इसकी 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। अब है झीलें। ठीक, झीलें। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों तथा शिकारा से जो आप परिचित होंगे। प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों तथा शिकारा। शिकारा, शिकारा किसे कहते हैं? जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहां नौकायन, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब वहाँ वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। झील किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। आई बात समझ में? बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कि कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर। समुद्र कहा जाता है, जैसे कि कैस्पियन, मृत सागर तथा अरल सागर। सही बात है। मृत सागर ये खारी है, अरल सागर डूबता नहीं है वो, इसमें इतना खारापन है जो आदमी कोई भी, चाहे वो तैरना आता हो या नहीं आता हो। मृत सागर है ना, अरल सागर, कैस्पियन सागर। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न है। अधिकतर झीलें स्थायी होती है तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी आता है, जैसे कि अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। ठीक है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखरू झील का निर्माण करती है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर, जैसे कि ये नदी है तो इधर गई है और फिर यूँ होके ऐसे, तो ये विसर्प है। कटकर गोखरू झील का निर्माण करती है। स्पिट तथा वार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करते हैं। लेगून का निर्माण कौन करते हैं? स्पिट तथा वार। स्पिट तथा वार मतलब जो भी है ना, स्पिट तथा वार लेगून का निर्माण करते हैं, जैसे कि चिल्का, पुलकित झील तथा कोलूरू झील। अंतर्देशीय, ये याद होना चाहिए भाई। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखरू झील का निर्माण करती है। विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में गोखरू झील का निर्माण। गोखरू का निर्माण किससे होता है? विसर्प से। स्पिट तथा वार रोधिका। स्पिट तथा वार यानी कि रोधिका।
तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील। ये क्या है? ये लैगून है, क्षेत्रों में लैगून निर्माण करते हैं। आई बात समझ में? स्पिट तथा बार क्या करते हैं? लैगून का निर्माण करते हैं तटीय क्षेत्रों में। अब चिल्का, ये किसका उदाहरण है? चिल्का, पुलिकट और कोलारू, ये लैगून का है। आई बात समझ में? लैगून का, जो लैगून का निर्माण किससे होता है? स्पिट तथा बार से। और चिल्का, चिल्का झील है ना, पुलिकट झील तथा कोलारू झील, ये है भाई। यहाँ पर लैगून का निर्माण होता है पर्वतीय देशों में, प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में, हिमालय क्षेत्रों में। पता क्या बताएगा आप? तटीय क्षेत्रों में। आई बात समझ में? तटीय क्षेत्रों में। प्रायद्वीपीय नहीं है, हिमालय नहीं है, ठीक, तटीय क्षेत्रों में है। और लैगून का निर्माण किससे होता है? स्पिट से। इसको भी नहीं जानते। बार, रोधी का उदाहरण जैसे बताइए, निम्न में से चिल्का किसका उदाहरण है? कैसे भी, किसी प्रकार से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो लैगून का उदाहरण है चिल्का, पुलिकट, कोलेरू। अंतर्देशीय भागों, लोकटाक झील, ये क्वेश्चन आ चुका है। लोकटाक झील है। ये घर बने हुए हैं उनके, देखिए। लोकटाक झील है ना, जब क्या था ये, है ना, अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील, जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने यहाँ कोई द्रोणी गहरी बनाई, जो बाद में हिम पिघलने से भर गई। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने यहाँ कोई द्रोणी गहरी बनाई, जो बाद में हिम पिघलने से भर गई। या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। वुलर झील कहाँ है? जम्मू तथा कश्मीर में। लेकिन ये क्या बता रहा है अपन को? सुन मेरी बात, ये क्वेश्चन आ चुका है। वुलर झील का निर्माण हुआ है भूगर्भीय क्रियाओं से, है ना। और दूसरे शब्दों में तब बनी जब हिमालयों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई हो। हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई हो, जो बाद में हिम पिघलने से भर गई। या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बन गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की वाली प्राकृतिक झील है। कौन सी? वुलर, जम्मू कश्मीर वाली। और उड़ीसा में कौन सी है? आ जाएगी, है ना। क्रियाओं से बनी। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील है।
बताइए बड़ा पानी है, झील है मीठे पानी की। आई बात समझ में? बुलर झील, डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक और बड़ा पानी। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए भी नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे कि गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना पर है। आई बात समझ में? गुरु गोविंद सागर कहाँ है? भाखड़ा नांगल परियोजना पर। क्रियाकलाप: एटलस की सहायता से प्राकृतिक तथा मानव निर्मित झीलों की सूची तैयार कीजिए। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व: लोकटाक झील, चिल्का झील है उड़ीसा में, शायद ये खारी है चिल्का झील। बुल्लुर जम्मू कश्मीर में है। लोकटाक झील कहाँ है? लोकटाक झील दे तो रखा है लेकिन बता नहीं रखा है कहाँ है लोकटाक झील। मैप में देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। नदियों का अर्थव्यवस्था में: संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व: संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाओं लोकटाक झील यार देख बुलर दे रखी है ना, और चिल्का झील दे रखी है उड़ीसा में महानदी, और कोलारू झील दे रखी है ना, गोदावरी। फिर पुलिकट झील है, वेवनाथ झील है, मणिपुर में है शायद लोकटाक झील। पुलिकट झील कहाँ है? ठीक है। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व: संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो। गुरु गोविंद सागर कहाँ है? भाखड़ा नांगल परियोजना पे है। गुरु गोविंद सागर ये आ सकता है भाई। ये बताइए गुरु गोविंद सागर बांध किस परियोजना पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना। एटलस की सहायता से प्राकृतिक तथा मानव निर्मित झीलों की सूची तैयार कीजिए ना, यहाँ पे थे अपन। चल देख लेते हैं दोबारा से। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं।
अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। राष्ट्रीय नदी जल संरक्षण योजना NRCP, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP, NRCP, NRCP। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियाँ देशों में जल का प्रमुख स्रोत है। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार लाना है। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान GP के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियाँ देश में जल का प्रमुख स्रोत है। NRCP को उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषणों को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? 1986, 85, 87, 88, जब 85 है। NRCP की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियाँ देश में जल का प्रमुख स्रोत है। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। सही है। शुभारंभ कब किया गया? 1985। नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणामस्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। स्वतः स्वच्छीकरण क्षमता को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुद्र जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है। तनु करके मतलब लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। सही बात है। इसका कहने का मतलब यह है कि नदी का जल 20 किलोमीटर एरिया को साफ कर सकता है, आई बात समझ में, लेकिन उसमें अधिक मात्रा प्रदूषण की होती रहेगी तो वो स्वतः स्वच्छीकरण की प्रक्रिया काम नहीं करती है, क्षमता को भी प्रभावित करता है तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजना लागू की गई है। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का सुन मेरी बात प्रभावित होता है। यही है यहाँ से। बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। अभ्यास। वुलर झील निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक। निम्न में कौन सी लवणीय जलवायु झील है? निम्न में कौन सी लवणीय जल वाली झील है यानी कि खारी? सांभर है,
ब्रह्मपुत्र, वूलर और गोविंद सागर, ये मीठे की है। निम्न में कौन सी नदी प्रायद्वीप में भारत की सबसे बड़ी नदी है? ये गोदावरी है ना, गोदावरी। निम्नलिखित नदी में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? जब देखें, एक तो तापी है और एक नर्मदा है। आएगा समझ में? अगर सर अच्छी तरीके से पाठ को पढ़ा जाए ना तो सब क्वेश्चनों के आंसर आराम से दे सकते हैं। जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? गंगा। ठीक। सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती है? सिंधु एवं गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते? एक तो भागीरथी है ना, और एक शायद भागीरथी, और एक वो है ना, वो देवप्रयाग में मिलती है, कौन सी? अलकनंदा। हाँ। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट क्यों है? क्योंकि वहाँ साफ वातावरण है, प्रदूषण भी नहीं है और पथरीली भूमि है। इस वजह से गाद या कचरा वगैरह कम है, मिट्टी वगैरह कम है, पथरीली मिट्टी है। इस वजह से कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर बहती है? समुद्र में प्रवेश करने के पहले वे किस प्रकार की आकृतियाँ का निर्माण करती है? कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर बहती है, समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियाँ का निर्माण करती है? जब देख, एक तो है कौन सी? महानदी, ये भी गर्त बनाती है गिरने से पहले, है ना भाई। एक तो महानदी है और एक नर्मदा है। नर्मदा भी तो बनाती है। हाँ, इधर ये पश्चिम से पश्चिम की ओर बहती है। नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए। नीचे भारत को झीलों के नाम दिए गए हैं, इन्हें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में बांटिए। जब वूलर, वूलर है, सामर है, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में बांटिए। जब सामर तब इनको कैसे मिलाना है? प्राकृतिक तथा मानव निर्मित, यानी कि ये जो सब है ना, ये इनमें अपन को ये प्राकृतिक और मानव निर्मित अलग अलग करना है। जैसे कि भाई सावर प्राकृतिक है, आई बात समझ में। निजाम सागर, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, ये प्राकृतिक है। पुलिकट, ये नहीं, ये तो कृत्रिम है। पुलिकट वो है प्राकृतिक। राणा प्रताप सागर कृत्रिम है। चिल्का प्राकृतिक। लोकटाक, भीमताल, आई समझ में, नैनीताल, ये सब प्राकृतिक है। जो बनाई हुई रचना है मानव के द्वारा वो प्राकृतिक, और जो बनाई हुई नहीं है, प्रकृति द्वारा निर्मित है, वो प्राकृतिक है ना। और जो मानव द्वारा बनाई ये कृत्रिम है, वो मानव निर्मित। हिमालय तथा प्रायद्वीप नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। प्रायद्वीप पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों है? गंगा, सतलज, दामोदर, कृष्णा, नर्मदा, तापी, महानदी, दिहांग। भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित झीलों को चिन्हित कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। चिल्का, सामर, वूलर, पुलिकट तथा कोलेरू। बाएं से दाएं। नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है?
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? व्यासखंड से उत्पन्न होने वाली नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से उत्पन्न होकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? बंगाल का शोक के नाम से जाने वाली नदी कौन सी है? कोसी। किस नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है? सतलज। सिंधु नदी है ना। रोहतांग दर्रा के पास किस नदी का स्रोत है? प्रायद्वीप। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। ठीक। सिंधु नदी की सहायक नदी जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश से है। सिंधु नदी की सहायक नदी जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में है। भ्रंश अपवाह होकर अरब सागर में मिलने वाली नदी तापी और नर्मदा। दक्षिण भारतीय नदी जो ग्रीष्म तथा शीत ऋतु दोनों वर्षा का जल प्राप्त करती है। दक्षिण भारतीय नदी पेरियार वगैरह आ रही है। लद्दाख गिलगित तथा पाकिस्तान से बहने वाली नदी सिंधु। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी या फिर माही। कौन सी है? इंदिरा गांधी। नदी बतानी है, इंदिरा गांधी हो सकती है। पाकिस्तान चनाब से मिलने वाली नदी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। वो तो आई बात समझ में। नदी अलग है, नहर परियोजना अलग है। टिग्रमाई होगी शायद। यमुनोत्री हिमानी से निकलने वाली नदी ये पाठ था भाई, शानदार पाठ था। एक क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो किसी भी प्रकार की उसमें देखने को मिलेगा। NRCP का शुभारंभ 1985 में। फिर सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है कौन सी? वुलर। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक, बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। राजस्थान की सांबर झील जो एक लवण जल वाली झील है। लोकटाक झील। एक विसर्ग नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोकरू झील का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? यहाँ पर गोकरू का निर्माण होता है। स्पिट तथा वार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करते हैं जिसे चिल्का झील, पुलकर झील तथा कोलेर झील अंतर्देशीय भाग। कावेरी 760। अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में स्थित है। कावेरी कृष्णा, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, मूसी, भीमा 1400 किलोमीटर बहकर महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में। महानदी 860 छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है महानदी द्रोणी, है ना भाई। फिर गोदावरी द्रोणी 1500 मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती है जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणिता, माजरा, वैनगंगा, पैनगंगा। ठीक। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तापी द्रोणी बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिम घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार है। साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार है। प्रायद्वीपीय नदियाँ नर्मदा द्रोणी
धुआंधार प्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? नर्मदा द्रोणी। अमरकंटक पहाड़ी से भ्रंश घाटी में गार्ज का निर्माण करती है। ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। अम्बाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है। हाँ भाई। नमामि गंगे। देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम। अलकनंदा गंगा नदी की द्रोणी है। अलकनंदा और भागीरथी, भागीरथी मेन द्रोणी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सिंधु जल समझौते के तहत 20% जल 1960। गोखरू ये है और विसर्प ये है। गार्ज। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।